अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान के साथ मैं हूं मेहर मोहम्मद अजीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनकी प्रैक्टिस के बारे में और किस तरह इन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर को और अपनी सियासी करियर को एक साथ लेके चले, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कहाँ तालीम हासिल की और आप वकालत में किस तरह आए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और आपसे अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिला। मैंने डिस्ट्रिक्ट जंग इस्लामिया हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। हॉस्टल में रहा 9th 10th में भी। उसके बाद FSC मैंने साइंस कॉलेज लाहौर से की। BSc मैंने वहीं से साइंस कॉलेज वादत रोड से किया। उसके बाद मेरी ख्वाहिश MSc करने की थी, लेकिन मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि आप वकील बनो। शुरू से ही मैं चाहता ये था कि अपना इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए और नौकरी से मैं बागी था। इसलिए भाई की उस ख्वाहिश पे मैंने लॉ में दाखिला लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अमीन जावेद साहब के पास मैं एज अ जूनियर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। मैंने अपने उस्ताद से बहुत सीखा। 1.5 साल मैंने अमीन जावेद साहब के पास काम करने के बाद मेरी कुछ टैक्स में स्पेशलाइजेशन मेरी ख्वाहिश थी, जो कि मैंने ऑप्ट किया। मैंने DTL किया, अनवर कमाल साहब मेरे उस्ताद हैं। DTL के बाद फिर मैंने अनवर कमाल साहब से कुछ छोटे मोटे केसेस के हवाले से टैक्स के बारे में जब पूछता था, तो मुझे एक दिन कहते हैं कि मेरे वालिद साहब आप ज्वाइन कर लो। ज़हीर अहमद खान साहब फिर मेरे उस्ताद, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। ज़हीर अहमद खान साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक अथॉरिटी थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को कम ही ऐसी जजमेंट होगी जिसके अंदर उनका नाम ना हो। ही वॉज एन अथॉरिटी। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने खान साहब से सीखा उसका सबसे खूबसूरत पहलू जो है वो ये है कि मुझे ड्राफ्टिंग की समझ आई कि दरअसल ड्राफ्टिंग होती क्या है, कानून कहता क्या है। उन्होंने जवाब देने में कभी अफर्मेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की थी, हमेशा क्वेश्चन मार्क करते थे। अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ दिस शो काज नोटिस हैज बीन इशूड, अंडर व्हाट लॉ दिस ऑर्डर इन ओरिजिनल इज पास्ड, बट इन सच अ वे कि आप अपनी बात को कहानी की सूरत में ना रखो, बल्कि कानून की मंशा के मुताबिक कि कानून कहता क्या है, कानून की मंशा क्या है, और उसके मुताबिक वो केस को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जब शुरू करते थे तो माइंड में उनके यही होता था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लेके जाना है। और अल्टीमेटली मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जब तक मैं उनके पास काम करता रहा, और जो पहले केसेस भी थे उनमें कोई जजमेंट उनके खिलाफ आई हो, अगर कलेक्टर ने कोई फैसला गलत कर दिया है तो पहले ट्राइब्यूनल में ठीक हो जाता था, वहाँ से हाई कोर्ट में आ जाता था, वहाँ से ठीक हो जाता था, नहीं तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीतते थे। ये था मेरा करियर एज अ शागिर्द। फिर आई वॉज ब्लेस्ड वन कि मेरे उस्ताद ने एक दिन मुझे कहा कि खान साहब ने ख़ुद कहा कि इश्तियाक, अब आपके पास इतना काम है कि आप अपना ऑफिस बना लो। 13 फैन रोड फातिमा हाउस की बेसमेंट में मैंने अपना ऑफिस बनाया। मैंने वहाँ पे 6 साल वहाँ पे अपना ऑफिस रखा। फिर उसके बाद मैंने आरिफ लतीफ़ बिल्डिंग, वहाँ पे मैंने अपना ऑफिस। शुरू में मैं सिर्फ टैक्स का काम करता था, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम, जिसमें सेल्स टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज था। फिर 2003 के बाद मैंने जनरल प्रैक्टिस में भी अपना सर्विस मैटर्स और सिविल और क्रिमिनल साइड पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे, फिर वो मैं हाई कोर्ट में करता रहा। सर, ये आपने डिस्कशन की जो आपने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है, इसके साथ हम देखते हैं आपका करियर में सियासी करियर भी आपका काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बारे में बताएं, सियासत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और आपने अपना पहला इलेक्शन कौन सा कंटेस्ट किया?
अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई वॉज प्योर प्रोफेशनल, मतलब मेरा सियासत की तरफ कोई रुझान नहीं था इब्तदा में। वो मेरे कुछ दोस्त जो मेरे क्लास फेलोज थे, जिनमें अदनान शुजा भट्ट साहब, अयाज भट्ट साहब, ये वो दोस्त थे जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में साथ साथ हिस्सा लेते थे। तो वन डे ही आस्क्ड मी कि जी आप हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन करें और उसके मुताबिक आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें। मैंने कहा यार मुझे प्रोफेशनली ही इतना काम है कि मैं शायद सियासत में हिस्सा ना ले सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे कायल किया कि प्रोफेशनल्स को बेसिकली इस सियासत में आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो प्रोफेशन के जो हैं इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकता है, उनकी रिड्रेसल कर सकता है। देन 2009 के अंदर मैंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा, वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल का था। सर 2009 में जब आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल बने, कि आपका मंशूर क्या था और आपने क्या चीज़ें तब्दील करने की कोशिश की और उनमें से कितनी तब्दील हुई? देखें, मैं सियासत को इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और हमेशा से किया है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जितना इज्जत पाएगा उतनी मेरी इज्जत होगी, उतनी मेरे प्रोफेशन के नए आने वाले दोस्तों को इनकरेजमेंट होगी। 2009 में जब मैं मेंबर हुआ पंजाब बार काउंसिल का, तो हमने वहाँ पे एक स्मार्ट कार्ड का इजरा किया था। उस वक़्त जो आज की पंजाब बार काउंसिल बायोमेट्रिक करने जा रही है, ये हमने 2009 में जब हम मेंबर पंजाब बार काउंसिल हुए थे, तो हमने कहा था कि जितने वकील हैं उनको स्मार्ट कार्ड जारी किया जाए और उसके मुताबिक जो एक एलिगेशन होता है कि जी इस प्रोफेशन के अंदर काली भेड़ें हैं, हम चाहते थे कि इसमें से ऐसे लोग जो हैं वो बाहर निकाले जाएं जिनका इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन लोगों की वजह से हमने स्मार्ट कार्ड का इजरा किया। उस वक़्त आज के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई और उन्होंने ये स्मार्ट कार्ड का इजरा किया था। उस वक़्त हमने नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन किया और हम चाहते थे कि तमाम वकील जो हैं वो आईटी बेस्ड हो जाएं, हमारे पास उनका डाटा मौजूद हो, कौन आरिफला का वकील है, कौन लाहौर का वकील है और कौन भक्कर या मियांवाली या पिपला का वकील है, उनकी हम ग्रूमिंग भी कर सकें। फिर हम ये चाहते थे कि इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए कोर्सेज होने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। यानी हमारी पंजाब बार काउंसिल का मकसद एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, एक तो बार एसोसिएशन को रेगुलेट करना होता है और एक जो वकील इनरोल होता है उसको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक वकील फौत नहीं होता तब तक रेगुलेट कौन करती है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो जाता है तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो उसको डील विद करती है। और वेलफेयर ऑफ द लॉयर, वेलफेयर ऑफ द प्रोफेशन वाज द प्राइम ऑब्जेक्ट। सियासत मैंने इसलिए शुरू की थी। सर सियासत और प्रोफेशनल करियर दोनों को आपने बड़ा ही खूबसूरती से बैलेंस लेके चलते रहे हैं, ये कैसे आप कर लेते हैं? इट्स अ ब्लेसिंग। और मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशनल को ज़रूर सियासत में आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेशनल सियासत में नहीं आएंगे तो माफियाज जो हैं हमारी बार काउंसिल्स के ऊपर कब्जा करेंगी। वो लोग जिनका प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो नाम के वकील बने होंगे, वो लोग फिर मारधाड़ करेंगे, फिर इस तरह से हमारे प्रोफेशन को नुकसान होगा, बदनामी होगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़रूर सियासत में हिस्सा लें। और इसको मीट विद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको मीट विद करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी फैमिली का वक्त जो है वो आपको सियासत में देना होता है, वो आपको वकालत में देना होता है। मिसाल के तौर पे आज मैं आपके पास बैठा हूँ तो अभी मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ,
लाहौर हाई कोर्ट बार का। बिल्कुल। लेकिन जो मेरे कल के केसेस हैं वो जैसे शायद बिलाल साहब के पास भी लगे हुए हैं, वो शायद करीम साहब के पास भी लगे हुए हैं। इसी तरह से उनकी तैयारी करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम मैंने अपने टाइम को सेक्रीफाई करके वो टाइम देना है, और उसमें बड़ा मज़ा है। और उसकी बड़ी आसानी के साथ आपकी इलेक्शन की कैंपेन भी होती है। जब आप किसी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे 30-40 वकील नॉर्मली होते हैं। एक वकील को इलेक्ट करने के लिए, जहन साजी के लिए, ये बड़ा आसान तरीका है। मैं समझता हूं कि आप केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं, पीछे से 30-40 वकील आपको सुन रहे होते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली ज़हन साजी हो जाती है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, वो एक प्रोफेशनल वकील है, वो कानून जानता है, वो अदालत के इश्यूज को समझता है, वो हमारी बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है। लिहाजा वो भी मेरी कैंपेन है। मैं ये समझता हूँ कि असल कैंपेन ये है। मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं कि जो सब आपको फलां कोर्ट में आर्ग्यू करते सुना, हमें बड़ा मज़ा आया, हमें खुशी हुई कि आप एक बहुत अच्छे अपने केस को आर्ग्यू कर रहे थे। देखिए, वोट मांगते हैं, हम बार रूम्स में जाते हैं, हम दोस्तों के पास जाते हैं, तो वो भी तो हम एक कैंपेन कर रहे होते हैं। और ये कितनी अच्छी कैंपेन है कि आप केस आर्ग्यू कर रहे हैं, लोगों की खुद ब खुद ज़हन साजी हो रही होती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा अपने प्रोफेशन के लिए देना पड़ता है, और ये प्रोफेशन की डिमांड है फ्रॉम एवरी प्रोफेशनल एडवोकेट। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आबिद शायद ज़ुबैरी हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बिलीव इन मी, ही इज़ प्योर प्रोफेशनल। हमें कभी वो कराची में मिलता है, कभी वो इस्लामाबाद में मिलता है, कभी वो कोयटा केस करने जा रहा होता है, कभी वो पेशावर जा रहा होता है। कराची से ही उसे टाइम नहीं मिलता है, इतना वो बिजी हो गया। लेकिन अब वो वकला की उन मुश्किलात को समझ सकता है जो प्रोफेशनल वकील है, रिप्रेजेंटेटिव होने का हक भी उसे हासिल है। सर, अब इस दौर के जो आपका 2009 से 2015 तक का दौर था, इसके बाद आपको अल्लाह ताला ने एक और ओहदे से नवाजा। 2016 में आप सदर लाहौर बार बने। लाहौर बार एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बार है। सर, अगर हम देखें, आज से 10 साल पहले भी लाहौर बार के वही मसाइल थे जो आज भी हैं, जिनमें एक बड़े मसाइल पार्किंग कह लें, यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर्स कह लें, स्टाइपेंड्स कह लें, इस तरह के यंग लॉयर्स के कोर्सेज नहीं हैं जो होने चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका एक दौर था 2016-17 का। ये वो बात है जो वैसे मेरे ना हार्ट टचिंग बोलते हैं ना किसी चीज़ को, दिस इज हार्ट टचिंग। अल्लाह पाक ने जब मुझे बतौर सदर इज़्ज़त दी थी, तो मेरे उस दौर में 3 चीफ जस्टिस साहबान लाहौर हाई कोर्ट के चेंज हुए थे और 3 ही डिस्ट्रिक्ट जज बदले थे। मेरा पैशन एक ही था कि मैंने बार की वेलफेयर के लिए काम करना है, मैंने नए आने वाले वकील के लिए काम करना है। उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की। मैंने ये न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनवाया, मैं आज ट्राइब्यूट पेश करता हूँ जस्टिस मंजूर मलिक साहब को। उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने शॉर्टेस्ट स्पैन के अंदर अप्रूवल से लेके कंप्लीशन तक सारा मैकेनिज्म दिया। 2 पार्किंग्स मैंने अपने उन 6 से 8 महीनों के अंदर बनवाई। 2 पार्किंग्स उस वक्त चालू हो गई। उसके ऊपर लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बना। लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा हॉल था और 350 कमरे थे। और ये मैंने किसी सियासी हुकूमत से अप्रूवल नहीं करवाई थी, ये हाई कोर्ट से इसकी अप्रूवल हुई थी। और वो कॉम्प्लेक्स बना, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन आज मैं बड़े दुख से कहता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि जब उसकी बैलेटिंग हुई, जब उसकी बंदर बांट हुई, तो इतने बुरे अंदाज में हुई कि लोगों ने वहाँ पे कब्जे किए। वो जगह जो वकला के लिए ऑनरेबली मैंने हासिल की थी, उनकी डिग्निटी को सामने रखते हुए, एक वकील का प्रोफेशन था ना, तो मैं
इस चीज़ से इंस्पायर्ड था कि जब मैं वकालत कर रहा था तो मेरे कुछ अंकल डॉक्टर थे और एक इंजीनियर थे, वो मुझे कहते थे कि इश्तियाक तू कुर्सी को बांध के आया करेगा जब तूने वकालत करी, क्या तू वो प्रोफेशन ऑप्ट कर। मैं कहता था ये वक्त बताएगा कि मैं प्रोफेशन में क्यों आया हूँ और प्रोफेशन की इज्जत क्या है। मैंने कॉम्प्लेक्स बनवाया, मैंने 2 अदद पार्किंग्स बनवाई वहाँ पे, मैंने तमाम बार रूम्स उनकी रेनोवेशन की, मैंने कंप्यूटर्स 24 के करीब जो हैं वो लास्ट साइट्स के साथ मैंने ऊपर कंप्यूटर लगवाए। उसके बाद ज़िला कचहरी की, सिविल कोर्ट की, राना सईद साहब इस चीज़ के गवाह हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट वहाँ पे बैठते हैं, वो यकीन माने कि वो कहते थे इश्तियाक आप कैसे इन माफियाज को टैकल विद कर लेते हो। लेकिन इट वाज अ टीम वर्क। मेरी टीम ने उस वक्त मेरे सीनियर नायब सदर से लेके मेरे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी तक, ऑडिटर तक मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला के चलते रहे। और हमने हर बार का वहाँ पे 9 ATMs मैंने लगवाई। बार के प्रेमिसेस में मैंने हर प्रेमिसेस में ATMs लगवाई। मैंने TCS को ऑफिस यहाँ पे बनवाया। तमाम वो फैसिलिटीज जो एक वकील को रिक्वायर्ड हैं वो मैंने उनके डोर स्टेप पे, और उन ATMs को मैंने उन बैंक से अपनी बार के लिए मैंने उससे रेंटल बेसिस के ऊपर मैंने उनको एक इनकम भी जनरेट की कि जो उन ATMs की जगह से रेंटल इनकम मेरी बार को आती थी। जो पार्किंग थी उस पार्किंग का ठेका लाहौर बार देती थी, तो मैंने उसको ओपन ऑक्शन में ले जाने के लिए जब अनाउंस किया तो जो 60 लाख रुपए का ठेका था वो 1.25 करोड़ से ऊपर चला गया, सिर्फ लाहौर बार की पार्किंग जो थी सेशन सिविल कोर्ट इसके प्रेमिसेस के अंदर। वो आपने फंड्स जनरेट करने होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, किसी भी गवर्नमेंट के सामने, ना मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने, ना मैं फेडरल गवर्नमेंट के सामने। मेरे दौर में 1 रुपया भी जो है दोनों गवर्नमेंट्स ने नहीं दिया था, और मैंने कभी उस पर इन्हिसार भी नहीं किया था कि मैं जाऊं और जाके उनसे मांगूं। उनको आना है, मुझे ऑनरेबली पे करना है। मेरी बार की डिमांड है कि मेरी बार जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, उसका हक है कि उसको लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के तहत जो है वो पैसे दिए जाएं। उन्होंने नहीं दिए, मैं नहीं उनके पास लेने गया। क्यों? मेरी प्रोफेशन का वकार मजरू होता था। मैंने इतने ज़्यादा काम आपको बताए हैं वो करवाए, मैंने हाई कोर्ट से करवाए, और मेरे चीफ जस्टिस साहबान जो उस वक्त आए उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 साल के अंदर ये पार्किंग जो है ना सिविल कोर्ट के सामने जो रश लगा होता है, एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी इसके सामने नहीं खड़ी होती थी। ये रोड्स दोनों क्लियर होती थी, इस तरफ वाली भी उस तरफ वाली भी। और मैं अपने वकील को सिर्फ प्यार से इतना कहता था, बेटा वो पार्किंग आपके लिए आप वहां जाके गाड़ी लगा ले। भाई मुझे एफर्ट करना थी ना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, वकील के लिए आसानी पैदा करना, वो मेरा काम था। पूरे 1 साल में किसी एक जज के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी। एक जज साहब ने कैबिनेट के साथ बदतमीजी की थी, उसकी ट्रांसफ़र करवा दी थी। भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है? वो अगर बार के साथ वकीलों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो हाई कोर्ट है ना, आप रजिस्ट्रार को लिख के दे दें, वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने अपनी नई जनरेशन को एक मैसेज देना है। वो किस चीज़ का मैसेज? कि हमारे कलम में ताकत है, हमारे आर्गूमेंट्स में ताकत है, हमारे हाथों और बाजुओं की ताकत जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमने किस चीज़ को लेके आगे चलना है? कि दलील से अगले को कन्विंस करना है। ये मेरा पैशन था। और लाहौर बार के सदर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने अपना हर वो ख्वाहिश जो मैं अपने वकील से आज कर सकता हूँ कि वो इस प्रोफेशन की डिग्निटी में इजाफा करने के लिए अपना रोल प्ले करे, और वो मैंने बतौर सदर लाहौर बार अदा किया। सर अभी आपने अपनी इसी बात में फाइनेंस की काफ़ी बात की है। सर आपने जब वकालत शुरू की उस टाइम जो इलेक्शन पे फाइनेंस होता था और आज जो होता है इसमें कितना फ़र्क आया और क्यों आया? जो अब कॉस्ट होती है क्या ये इतनी वर्सेट होती है कि लोग इतनी कॉस्ट इस पे लगाते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं,
कुछ तो चीज़ें एग्जेजरेट की जाती हैं ठीक। कि जी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक अच्छा वकील बिल्कुल अपने कम रिसोर्सेज में कम वसाइल के अंदर इलेक्शन जीत सकता है। उसकी मोस्ट रिसेंट मिसाल आपके पास हमारे रौसमी साहब हैं। पिछली दफ़ा वो प्रेसिडेंट हुए, आप मुझे बताएं उसने कितने पैसे लगाए। यकीन माने कि कोई खाना नहीं होता था, कोई फंक्शंस नहीं होते थे, लोग खुद बुला के उसको अनाउंस कर रहे होते थे। क्यों? वो एक प्रोफेशनल आदमी था, उसने कहीं पैसे नहीं लगाए। तो फिर ये जो पैसों वाली रट होती है ना कि जी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जो इस प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक नहीं होता और वो अपनी रिकग्निशन बनाते हैं। मैंने तो पहले कहा कि रिकग्निशन आपकी कोर्ट्स में होती है, रिकग्निशन आपके आर्गुमेंट्स में होती है, रिकग्निशन आपकी दोस्तों के साथ बिहेवियर्स में होती है। आप रोज अपनी जात को लोगों के सामने पेश करते हैं, लोग आपको असेस कर रहे होते हैं कि आप कैसे इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको वोट देंगे, और अगर आप बुरे इंसान हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सीधी सी बात है। और ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत पैसे लगते। हाँ, ज़रूरियात पूरी करने के लिए देखें, पहले पेट्रोल जो था वो 5,000 की गाड़ी फिल होती थी, आज वो 15,000 रुपये में फिल होती है। एक्सपेंस तो इन्हांस होता है, तो यू हैव टू को अप विद दैट। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी इलेक्शन प्रोफेशनल का कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो अपने आप को पोज करते हैं और पोज करके वो इम्पोज करना चाहते हैं अपने आप को, उन लोगों को फिर पैसों का सहारा चाहिए होता है। पैसा कोई बेसिक नीड नहीं है, पैसा इसका प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ज़रूरत है, और ज़रूरत वो आपकी पूरी रहे। अभी मुझे आज चेयरमैन जो है हमारे इलेक्शन बोर्ड के, उन्होंने कहा कि जी चोई साहब स्टिकर्स नहीं लगाने, तो एक्सपेंस कम होता है। उन्होंने कहा इस साइज़ का कार्ड है, उस साइज़ का कार्ड आप लगाएं, आप बैजेस बनवा लें, स्टिकर्स तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। भाई देखिए, रूल्स हमने बनाए हैं ना, जो रूल्स हमने बनाए अगर हम ही उनको वायलेट करेंगे तो फिर तो नुकसान होगा, आने वाले लोगों के लिए नुकसान होगा। सर 2016 में आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बनाया, और अब 2020 में दोबारा आपको मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बनाया। तो सर पाकिस्तान बार में आपका क्या रोल रहा है इतने अरसे में, अब आप आगे इसमें क्या करने का देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी जो है लीगल फ्रेटर्निटी में, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल हैज़ पेरेंटल रोल ओवर ऑल द बार एसोसिएशंस, ओवर ऑल द बार काउंसिल्स, और हर वकील जो है वो किसी न किसी अंदाज में कनेक्ट विद होता है पाकिस्तान बार काउंसिल। मैं डिसिप्लिनरी इशू हुआ तो उसकी अपील पाकिस्तान बार काउंसिल में गई, एनरोलमेंट का इशू हुआ उसकी अपील पाकिस्तान बार काउंसिल में गई, किसी की स्टैंडिंग का इशू हुआ उसकी अपील पाकिस्तान बार काउंसिल में गई। इसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको डायरेक्ट रेगुलेट करती है। उनकी इनरोलमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है उसकी इनरोलमेंट से लेके उसके टिल लास्ट मोमेंट जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान बार काउंसिल, फिर वो जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं वो उसमें आउट हो जाती हैं। फिर उसके अफेयर्स को देखना जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का काम है। पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे मुल्क में अंदर एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना जुडिशल एक्टिविज्म में, एक वाइब्रेंट रोल है, और वो वाइब्रेंट रोल अगर हम पॉजिटिवली प्ले करते रहें तो हमने 2016 में जब हम मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बने तो एक साल जो है वहाँ पे हमारे वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर फ़रोग नसीम, और फयाज शाह हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे। तो और मेरे पास मतलब लॉ रिफॉर्म्स की चेयरमैन मैं था, इसी तरह से जो हमारी बाकी कमेटीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी कमेटीज़ हैं, इनरोलमेंट की कमेटी और इसी तरह से डिसिप्लिनरी कमेटी, मैं डिसिप्लिनरी के जो मेंबर था, चेयरमैन हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं। तो हमने बहुत सारे काम किए।
लीगल एजुकेशन कमेटी की मैं आपको सिर्फ अपनी 3 मीटिंग्स का हवाला देता हूँ कि ये जो साकिब निसार साहब ने जो जजमेंट दी अभी ला गेट और लैट वाली जो सारी हैं, ये हमारी उन 3 कमेटीज़ का एक नटशेल था। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमने अपने प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, मुझे लीगल एजुकेशन कमेटी में मेंबर था मैं, और मंसूर अली शाह साहब ने मुझे ये कमीशन बनाया एक केस के अंदर जो कि गोस्ट कॉलेजेस के हवाले से चल रहा था। तो उस कमीशन का मैं चेयरमैन था। एक एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, वो उसके मेंबर थे, इसी तरह से बाकी लोग भी उसके मेंबर थे। तो मैंने अगर सिर्फ उसमें 4 विजिट्स जो हैं उनका ही तज़किरा कर दूं कि मैंने उकाड़ा में विज़िट किया तो वहाँ पे घोस्ट कॉलेजेस थे, मैंने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई। बतौर मेंबर लीगल एजुकेशन कमेटी इश्यूज़ हमारे पास आए सरगोदा यूनिवर्सिटीज़ के, BZU के, उनके हवाले से, ये सिटी लॉ कॉलेज हैं यहाँ पे, उनके हवाले से, जहाँ पे मतलब कॉलेजेस की इंस्पेक्शन के हवाले से मैं पर्सनली विजिट करता था उन कॉलेजेस को, और जो हमारे रूल्स के मुताबिक पूरे नहीं उतरते थे तो मैं उनको सर्टेन टाइम देता था कि आपने इनको डेफिशिएंसीज को पूरा कर लें, अदरवाइज आपकी रिकग्निशन जो है वो हम कैंसिल कर देंगे। और हमने वो की, मतलब सरगोदा यूनिवर्सिटी की हमने रिकग्निशन कैंसिल की थी, और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते थे। पाकिस्तान बार कौंसिल हमारी मुल्की सियासत में बहुत पिवटल रोल प्ले करती है, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी बार कौंसिल और अपनी बार एसोसिएशंस को सियासी पार्टियों का आलाकार नहीं बनाना है। इस बात में मैं सख्त इख्तलाफ है मेरा, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बार का एक क्रिटिक के तौर पे रोल रहा है और हमेशा बार क्रिटिक के तौर पे काम करेगी। तो अच्छाई की उम्मीद है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हमने अपना रोल प्ले करना है, और अगर हम पॉजिटिवली प्ले करते रहेंगे तो कोई गैर कानूनी, गैर आईनी अमल नहीं हो सकता। हमने तहरीक में हिस्सा लिया, हमने जुडिशरी को रिस्टोर करवाया, और उसके सम्राट ऑल्दो आज की जो हमारी उस वक्त की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन हमने एक खूबसूरत अंदाज के अंदर जुडिशरी को आज़ाद करवाया था फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जुडिशरी एक पिलर है, मुकन्नना एक पिलर है, एग्जेक्टिव एक पिलर, और हर एक को अपनी डोमेन के अंदर काम करना चाहिए। आज भी मैं इस बात का कायल हूं कि हर इदारे को अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करना चाहिए और उसमें बेहतरी लानी चाहिए, ना कि हम कहें कि जी जुडिशरी ने एग्जेक्टिव को भी ठीक करना है, जुडिशरी ने मुकन्नना को भी ठीक करना है। नहीं, जिसका जो काम है उसको अपनी उन लिमिटेशंस के अंदर रह के काम करना चाहिए। सर, अब आप उम्मीदवार हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के उम्मीदवार हैं। आप क्या देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो वकला हैं उनको अपनी कैंपेन में आप क्या देख रहे हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, और आपका इस सिलेक्शन के हवाले से आपका मंशूर क्या है और इसका लाएमल क्या होगा? आप इस जो आपका मंशूर होगा उसको किस तरह पूरा करेंगे? क्योंकि हम इस मुल्क में देखते हैं जब इलेक्शन की कैंपेन हो रही होती है, बहुत नारे, बहुत वादे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर उसके बाद सब कुछ गायब। देखें, हाँ, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरा माजी लोगों के सामने है। मैंने लाहौर बार में सर्व किया, बतौर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल सर्व किया। मुझे जिस तरह से लोग पजीराई दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है और मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, मेरी टीम की वर्किंग है। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स मुझे लोग ओन कर रहे हैं, मेरे बैजेस लगा रहे हैं, मेरे इलेक्शन के लिए वो खुद से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहीं जाता हूं तो मुझे वहां पे खर्च नहीं करना पड़ता, और अगर वहां पे अगर लंच का टाइम है तो वहां के दोस्त जो हैं वो मुझे ऑफर करते हैं कि जी आज आपने लंच मेरे साथ करना है।
मैं गुजरांवाला बार में गया हूँ, सियालकोट बार में गया हूँ, शेखुपुरा गया हूँ, कसूर गया हूँ, जो बड़ी बार हैं, फैसलाबाद गया हूँ। यूनानिमसली लोग जो हैं वो मुझे अपना कैंडिडेट तस्वुर कर रहे हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि वो लोग जोक दर जोक इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मेरा ख़ानदान में कोई एक वकील नहीं था, लेकिन आज लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो मेरी फैमिली बन चुकी है। और अल्लाह पाक ने जो मुझे पेरेंटल रोल यहाँ पे दिया बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मैंने उसका कभी मिसयूज़ नहीं किया। मैंने अपनी बार के लिए गुफ्तगू की। कल भी मैं चीफ जस्टिस साहब के पास एक केस में पेश हुआ था, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के वकला की जो परेशानी है कि उनके केसेस फिक्सेशन नहीं होती है, तो मैंने चीफ साहब के बेंच में, काजी फायजीसा साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, तो मैंने वहाँ पे सजेस्ट किया है कि माय लॉर्ड आप ऑटो फिक्सेशन कर दें, 10 से 15 दिन के बाद केस लगा दें, 15 दिन के से लेके महीने में केस लगा दें। लोगों के 5-5, 7-7 सालों में केस फिक्स नहीं होते, नीचे इन्फ्रक्चर्स हो जाती हैं। आपकी मेहरबानी है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म दें, ये मेरा फ़र्ज़ है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म दें जिससे उन लोगों के लिए आसानियाँ हो सकें, क्योंकि वो मेरे सुप्रीम कोर्ट के भी वोटर्स हैं और वो मेरे हाई कोर्ट के लिए भी मेरे वोटर्स हैं। मैंने उनकी आवाज़ अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले उठाई है। मंशूर तो वो बंदा कहता है ना कि उसके दिल में कभी कोई बात होगी तो उसने बतानी है, मैं तो उसका एक्ट पहले कर चुका हूं। मैं अपने वकीलों की आसानियां चाहता हूं। हाई कोर्ट के जो मसाइल हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा मसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की रोटेशन का है। चीफ जस्टिस साहब को, हमारे सदर साहब को चाहिए कि ये बात करें कि वो रोटेशन इस तरह से करें कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में वो पॉजिटिवली रोल प्ले कर सकें। इसी तरह से अर्ली फिक्सेशन की एप्लीकेशंस नहीं ली जाती थी, वो वकील का बुनियादी हक है, उसको कैसे इन्फ्रिंज किया जा सकता है? वकला की स्ट्राइक्स अगर होती हैं तो जो प्रोटेस्ट करना है वो एक सिविल सोसाइटी के अंदर हर शख्स का हक है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसको प्रोटेस्ट करेगा, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा और उस प्रोटेस्ट में अपने ग्रीवेंसेस उस हाई अप्स तक पहुंचाएगा। तो अब उसकी फाइलिंग जो है उसको बंद कर दिया कि जहां स्ट्राइक होगी तो वहां पे फाइलिंग नहीं हो सकेगी। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको ख़त्म करेंगे। मंशूर की बात तो तब होना कि जी मेरा वकील जहां परेशान है उसकी परेशानी का हल निकालना बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार मेरा फ़र्ज़ है और मुझे वो करना है। उसके लिए मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट्स पुट करनी हैं। फाइलिंग के बाद 2-2, 3-3 दिन अर्जेंट केस घूमता रहता है। अगर ऑटो फिक्सेशन है तो रेफरेंस जो है वो केस साथ अगर लगा हुआ है तो उसी जज के पास लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा मैं एक जज के सामने पेश हूँ, दूसरी दफ़ा दूसरे के सामने पेश हूँ और मैं अपनी बात वहाँ जाके बताऊँ। नहीं, आपने लोगों को एट ईज़ करना है। वकील की बेहतरी के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, नो डाउट। जुडिशल एकेडमी में वकला की वर्कशॉप होनी चाहिए। हमारी पंजाब बार काउंसिल में मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे अहमद कयूम साहब हैं और बाकी जो मेंबरान हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि वकला की ट्रेनिंग के लिए सेशंस रखे हैं कि आज क्रिमिनल का अच्छा वकील आके वहाँ। इसी तरह मेरा मंशूर है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट करने के, अपने वकीलों की बेहतर एजुकेशन करने के लिए, अपने यंग स्लॉट को बेहतर करने के लिए, उनकी बेहतर ग्रूमिंग करने के लिए, जैसे टैक्स बार में होता है वहाँ पे परमानेंटली वहाँ पे एकेडमीज अपना सेशंस कर रही होती हैं लोग। ये है हमारा काम। फिर जो इश्यूज़ हमारे, अगर भक्कर से कोई शख्स आता है वकील और उसका केस एडजर्न हो जाता है, वो शाम को वापस चला जाता है। नहीं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई आप फिक्सेशन उस तरह से करें कि जो केसेस आपने लगाने हैं उनको सुन लिया जाए। चंद जजेस के पास 10 केसेस लगे हुए हैं और चंद के पास 150 की लिस्ट है और चंद के पास
सेम डे वाली भी जो मार्किंग होती है वो 150 से 300 की लिस्ट बन जाती है। ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ख़त्म करना है जिससे वकील को आसानी मिले। मेरा मंशूर ही ये है कि वकील की आसानी पैदा करने के लिए मैंने अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लानी हैं, और जहाँ मेरे वकील का इशू होगा मैंने अपने हाई अप से उसके हक के लिए अपनी बात करनी है। सर, आखिर में जो हमारे यंग वकला हैं जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा गाइड करें कि अपनी सियासत को और अपने प्रोफेशनल करियर को किस तरह बैलेंस करके चलना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि आज हम सबको मिल के सोचना है उसके ऊपर। और मेरी इसमें राय ये है कि यंग लॉयर्स को अपने असातिज़ा के साथ काम करना है। जब वो असातिज़ा के साथ ट्रेनिंग ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 3-3.5 साल जो है अपने सीनियर्स के साथ वक्त गुजारा। जब मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि जी आपके पास काम आ गया, आप अपना ऑफिस बना, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दें। फिर सियासत जो है, जहाँ पे आपकी सीट, आपका पोस्चर, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अपना रोल ज़रूर प्ले करें। लेकिन पहली वाली बात कि विगरसली नहीं, ज़ोर से नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ करना है। और उस तरह से लेके चलना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 2009 से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और आज अल्लाह पाक ने मुझे ये सब दिया। हर चीज़ आपको मिलेगी, आपको सब्र करना है और सब्र के साथ अपना वक्त जो है अपने प्रोफेशन के लिए डिवोट करना है। तो आसानी के साथ आप सियासत भी कर सकते हो, आप वकालत भी कर सकते हो, और आपने उसमें बैलेंस इस तरह से रखना है कि ओवरलैपिंग ना हो जाए। जहां आपको अपना काम करना है वहां उस वक्त पे आप अपना काम करें, जहां आप अपना सियासत को वक्त देना चाहते हैं वो उतना वक्त सियासत को दें। लेकिन ज़्यादा तवज्जो नौजवान नस्ल अगर अपने प्रोफेशन पे देगी तो ये दोनों चीज़ें उसकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको मिलेंगी और आसानियों से वो अपने रास्ते तय करते चले जाएंगे। सर, आपका अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इट्स ब्लेसिंग कि आपने मुझे याद किया, और मैंने अपनी समझ और बूझ के मुताबिक जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आपसे शेयर की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।